अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये किताब देखिए। ये फ्रंट कैमरा तो उल्टा दिख रहा होगा। गुजरात फाइल, ये गुजरात फाइल है। राना अय्यूब की लेखक हैं, जो पत्रकारिता हैं। उन्होंने ये पहली किताब ही लिखी और माशाल्लाह जो ये किताब जो है इतनी, जिसको बोलते हैं अभी की लैंग्वेज में वायरल हुई कि जो है इसका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन और कई भाषाओं में जो ये किताब छप चुकी है। और माशाल्लाह जो है बहुत पसंद किया गया इस किताब को। और मैं इस किताब को इस दीनी चैनल, तबलीगी चैनल पे इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि जो है जो सच्चाई है वो जो है दूसरों तक और दूर तक जो है पहुँचे। मेरे ज़रिए भी मैंने सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला था तो एक चिड़िया जो है आग बुझाने के लिए अपने चोंच में पानी ले जाया करती थी और जो है इसके ऊपर डालती थी। फरिश्ते ने पूछा, तेरी चोंच में पानी लेकर थोड़े से पानी डालने से क्या होगा इतनी बड़ी आग में से? तो चिड़िया ने कहा, कम से कम मेरा जो है इसमें हिस्सा हो जाएगा कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने के लिए अपने चोंच से पानी डाला था। तो जो जिस तरीके से जो है मुझे दीन की और जो है सच्चाई के लिए मेहनत करनी चाहिए, उस तरीके से तो नहीं कर सकता, न कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना हो सकता है तो ताकि मैं उतना भी करूँ ताकि कल क़यामत के दिन जो है मैं भी जो है कह सकूँ कि थोड़ा बहुत ना के बराबर मैंने कोशिश की थी। तो चालू करते हैं। और ये मैंने किताब जो है 2 बार पढ़ा हूँ और ये मैं तीसरी बार पढ़ने जा रहा हूँ। ये किताब पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे हम साथ साथ चल रहे हों, जैसे एक ब्लॉगिंग की तरह। जिस तरह आप ब्लॉग पढ़ते हैं या देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मैं साथ साथ में हूँ उस जगह पे। तो मुझे भी इस किताब को पढ़ने में ऐसा महसूस हुआ कि मैं साथ साथ में, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई। जो सच्चाई हकीकत है वो एक अलग चीज़ है, वो तो लिखा ही है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो अजीब तरीका है। जो है ऐसा बहुत अच्छा है, महसूस होता है कि जैसे मैं साथ साथ में चल रहा हूँ। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए जो है मैं पढ़ना चालू करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि इसको जो है दूर तक लोगों तक ये सच्चाई पहुँचे। अध्याय 1। मेरे लिए 2010 की गर्मियाँ पत्रकारिता को नए मायने देने वाली थी। मैं हमेशा अपने आप को एक मेहनती और साधारण संवाददाता मानती थी, जिसके पास कुछ आदर्श थे जो कि उसके पुराने विचारों वाले पत्रकार पिता से मिले थे। लेकिन उन समय में मैंने अपने आप को एक ऐसे चौराहे पर पाया जहां मैं चाहूँगी कि कोई भी पत्रकार कभी न पहुँचे। पर फिर मैं 2010 में लंबे मेडिकल अवकाश के बाद तहलका में अपने काम पर फिर से जाने लगी थी। तहलका एक जो है वेबसाइट थी और है, और बहुत जो है चर्चे में रही थी। तहलका जो है मैगज़ीन छपती थी, तो राना अय्यूब जो है उसके अंदर काम करती थी। इस दौरान शहर भर के डॉक्टर मेरी बीमारी का पता नहीं लगा पाए थे। उन दिनों में गढ़चिरौली के नक्सल प्रभावित इलाके से एक स्टोरी पर काम करके लौटी ही थी। ये बात उस घटना से ठीक पहले की है जिसे मैं अपने जीवन की सबसे झकझोरने वाली घटनाओं में से एक मानती हूँ। वो थी मेरे बेहद अजीज़ दोस्त शाहिद आज़मी की हत्या। फौजदारी कानून के सबसे बेहतरीन दिमागों में से एक आज़मी ने मेरी ज़िंदगी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका इख्तियार कर ली थी। जिस शाम आज़मी की मौत हुई, उस शाम मुझे उसने मिलकर उन आदिवासियों और बुद्धिजीवियों के मामलों के बारे में बात करनी थी जिन पर सरकार ने नक्सली होने का ठप्पा लगा दिया था और अब वे झूठे आरोपों में जेल में सड़ रहे थे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मैं उस दिन अपनी भतीजी के आग्रह पर घर में ही रुक गई। वो उसका 7वां जन्मदिन था। मेरे फ़ोन पर दर्जनों मिस्ड कॉल थे और कई सारे संदेश जिनमें मुझसे जानना चाहा गया था कि शाहिद के बारे में ताज़ा खबर क्या है। शाहिद के बारे में ताज़ा खबर क्या है? इन तमाम संदेशों को मैंने बाद में ही देखा।
बाकी सारी घटना की जानकारी मुझे दोस्तों के कई सारे फ़ोन और समाचार चैनलों पर ब्रेकिंग स्टोरी के ज़रिए मिल गई। राष्ट्र विरोधियों के मामले में हाथ में लेने के लिए अज्ञात हमलावरों ने शाहिद को उनके दफ्तर में गोली मार दी थी। शाहिद की पैरवी के चलते ही 7/11 के मुंबई ट्रेन धमाकों के लिए पकड़े गए कुछ निर्दोष लोग हाल ही में बरी हो गए थे। शाहिद की मौत के बाद निर्दोष लोग बरी हो गए थे, यानी जो बेगुनाहों का, ये शाहिद आदमी जो है, ये जो है बेगुनाहों का, जो बिना बेकसूर लोगों को जो है पुलिस और एजेंसियां जो है जेलों में बंद कर देती हैं। उनमें से ज़्यादातर मुसलमान, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ऐसे लोग होते हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं, उनको जो है जेलों में ठूस दिया जाता है। तो शाहिद आदमी उन मजलूमों का, उन बेकसूरों का केस लड़ के उन लोगों का जो है छुड़ाते थे। तो ये उनकी गलती थी कि वो मजलूमों की तरफ से लड़ते थे, इसीलिए उनको जो है गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। और शाहिद आदमी इनके बेहद करीबी दोस्त थे। आरोपियों को भी बरी कर दिया था। शाहिद की हत्या के पीछे शातिर दिमाग आज तक एक रहस्य बना हुआ है, कम से कम जनता की आंखों में। किसी करीबी के बिछुड़ जाने की तकलीफ़ से पार पाने की दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप शोक जाहिर करें, यानी रोना धोना करें और आगे बढ़ जाएं, या फिर आप इस तकलीफ़ से दूर भागकर अपने काम में राहत पाने की कोशिश करें। मैंने बाद वाला रास्ता चुना। शाहिद की मौत के 3 दिन बाद मैं नागपुर के लिए रवाना हो गई, जो आने वाले समय में मेरी पत्रकारिता के करियर की सबसे महत्वपूर्ण स्टोरी साबित होने वाली थी। ये मसला आमतौर पर पिछड़ी जाति के छात्रों की गिरफ्तारी से संबंधित था, जिन पर नक्सलवादी होने का आरोप था। शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं जिनको जो है नक्सलवाद के झूठे केस में फंसाया जाता है, उनका मामला था, जिनकी राना अयूब जो है स्टोरी या उस पर जो है लेख लिख रही थी। उनके खिलाफ सबूत हास्यास्पद थे। उनके पास भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ा साहित्य बरामद हुआ था। मेरे लिए एक तरह जिम्मेदारी अदा करने का मामला था, क्योंकि मेरे दोस्त शाहिद ठीक इसी तरह के मामलों की पैरवी करते हुए मारे गए थे। मेरे मन में ये उनकी स्मृति को मेरी श्रद्धांजलि थी, लेकिन फिर एक बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक नामालूम रोग के कारण मैं जल्द ही घर लौट आई। हालांकि बाद में इसे अवसाद बताया गया। मैं अवसादग्रस्त हूँ। इस बात का भी पता तब चला जब मेरी बीमारी से घबरा कर माता पिता ने ब्रोंकोस्कोपी से लेकर MRI तक मेरी तमाम जांच करवा दी। यानी तमाम जितनी जांच होती है सारी जांचें करवाई गई उनकी। एक अन्य डॉक्टर ने मेरे माता पिता को सुझाव दिया, मुझे तपेदिक की दवा देनी चाहिए। लेकिन शायद इस बार तकदीर मेरे साथ थी, जिसने मुझे मुंबई के एक सबसे जाने माने फिजिशियन के पास पहुंचा दिया। डॉक्टर चिटनिस ने मेरी तमाम रिपोर्ट देखी और मुझसे कुछ सवाल पूछे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस भरी और पूछा, तुम्हें आखिर क्या बात परेशान कर रही है? दोस्तों, ये देखो, जो तजुर्बेकार डॉक्टर होते हैं वो उनकी बात अलग होती है। वो देखते समझते फिर उसके बाद जो है उस पर विचार करते, उसके बाद दवाई देते। लेकिन जो सिर्फ पैसा बनाना चाहते, छापना चाहते, वो तो पूछते उसके बाद दवाई देते, चाहे फ़ायदा हो नुकसान, उनका पैसा बनना चाहिए। तो ये किताब में पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। मैंने भी ऐसे डॉक्टर देखे, दोनों तरह के डॉक्टर देखे, जो इस तरीके से होते, जो समझदार होते और पुराने होते और जो है तजुर्बेकार होते। वो उनका व्यवहार कैसा होता है, और जो झोला छाप होते या पढ़े लिखे भी होते लेकिन पैसा बनाने के चक्कर में वो क्या करते। उनकी इस बात ने मानो मुझे गहरी नींद से जगा दिया। कुछ नहीं डॉक्टर, मैं बहुत परेशान व कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, लेकिन खुद ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या हो रहा है। चेहरे पर एक अस्पष्ट की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, अपने आप पर तरस खाना बंद करो। खून की इन जांचों के सहारे अपनी तकलीफ़ का बखान करना बंद करो। तुम बिल्कुल ठीक हो, काम पर वापस जाओ, वही तुम्हारा दवा है।
ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। यानी सब दिमाग में अपने आपने इस दिमाग में ज़बरदस्ती बिठा रखा है। ये सब बीमारी आपको नहीं, कुछ भी नहीं है। आप अपने काम में वापस जाओ और काम करो और खुद ब खुद जो है ठीक हो जाएगी। इसे दिमाग की वहम है। मैंने तब सवाल किया, क्या ये हाइपोकोंड्रिया अपनी सेहत की ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करना है? दरअसल इस शब्द को मैंने हाल ही में सुना था जब मैं अपनी बीमारी का खुद निदान करने में लगी हुई थी। इस पर डॉक्टर चिटनिस ने बड़े निर्लिप्त भाव से कहा, नहीं, तुम बस आलस कर रही हो और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो। अगले कुछ दिनों तक मैं डॉक्टर चिटनिस के सुझावों का मतलब निकालने की कोशिश करती रही। उन अलसाए दिनों में ही एक दिन मेरी माँ ने मुझे प्रेरित करने का बीड़ा उठाया। मैं उन्हें अम्मा कहा करती हूँ और वह मेरी सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक रही हैं। हालांकि उनका कभी आधुनिक शिक्षा से साबका नहीं पड़ा। अब्बा ही उनके शिक्षक रहे थे। वो कहती थी कि वो अपने सपनों को मेरे ज़रिए जीना चाहती हैं। मैं बगावत करती, वो लड़ती, मेरे लिए डटकर खड़ी हो जाती और फिर आखिरकार घर में सबको मानना पड़ जाता। उस दिन जैसे ही उन्होंने मुझे कॉफ़ी दी तो मुझसे सवाल किया, तो क्या तुम अपनी नौकरी छोड़ रही हो? मैंने उनकी बात को अनसुना कर अपने कॉफ़ी के प्याले में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। फिर अपनी आदत के अनुसार वो बिस्तर पर मेरे बगल में बैठ गई और इनकलाब उर्दू दैनिक अखबार पढ़ने लगी। अखबार पढ़ते हुए अभी 10 मिनट ही बीते होंगे कि वो मुझसे कुछ पूछने लगी, पर मैंने उन्हें बीच में ये कहते हुए रोक दिया, अम्मा, यदि आज आपके अखबार में कुछ उपदेश हैं तो मेहरबानी करके मुझे परेशान न करें। मैं उनके बगैर ही बेहतर हूँ। अरे नहीं, क्या तुमने इस सोहराबुद्दीन के बारे में पढ़ा? उन्होंने पूछा। किसी वजह से उस नाम ने मेरी दिलचस्पी को जगा दिया। यकीनन मैं सोहराबुद्दीन के बारे में जानती थी। मैंने याद किया, ये वही शख्स था जो हमारे समय की सबसे विवादित शख्सियतों में से एक नरेंद्र मोदी से मेरी पहली बातचीत का सबब बना था। अब इसका ये जो है सीज़न 1 का पार्ट 1 है। अब इसका पार्ट 2 जो है मैं बनाऊंगा, नहीं तो जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो पढ़ने और सुनने में दोनों में तकलीफ़ होती है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस चैनल पर वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहता, लेकिन ये सच्चाई है, हकीकत है, दूसरों तक पहुँचे, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है सच्चाई, हकीकत पहुँचे। और आगे इंशाल्लाह मैं पूरी किताब पढ़ूँगा और बहुत आगे जो है बहुत अच्छी बातें आने वाली है और महत्वपूर्ण बातें आने वाली है जो हमने कभी ज़िंदगी में अगर ये किताब नहीं पढ़ी तो नहीं सुनी होंगी। आप आगे की वीडियो ज़रूर देखना, इंशाल्लाह बहुत नफ़ा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।